नमस्कार दोस्तों, सेवेंथ क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का ये प्रथम चैप्टर है। इस चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स क्या है? इस चैप्टर का क्या नाम है? पर्यावरण। पर्यावरण। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पर्यावरण हम कहते किसको है। क्या होता है? हमारे चारों तरफ का आवरण, यानी कि हमारे चारों ओर जो आवरण बना हुआ है, फ्रेंच वर्ड है, उससे लिया गया है। हम देखते हैं वो कौन सा फ्रेंच वर्ड है। हम पर्यावरण समझ गए। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और वो आवरण क्या क्या चीज़ का है उसको हम देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट में जो है ये फ्रेंच वर्ड जो हम बोले हैं, ये फ्रेंच वर्ड है कौन सा और किससे लिया गया है। तो ये है एनवायरोनर। एनवायरोनर का अर्थ क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है क्या? नेबरहुड। इसका क्या अर्थ होता है? पड़ोस। इसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि हमारे अगल बगल के जो भी घर होते हैं उसको हम पड़ोस बोलते हैं। नेबरहुड यानी कि इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड है। इन्वायरोनर का अर्थ क्या होता है? पड़ोस। तो ये समझे। अब हम देखते हैं क्या, ये दो तरह का, एक जो है बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है। बायोटिक को कहते हैं जीवीय। जीवीय मतलब क्या होता है? जीवीय। और अबायोटिक को बोलते हैं अजीवीय। एक हुआ जीवीय और दूसरा क्या हुआ? अजीवीय। तो इसको हम क्या है? जीवीय मतलब क्या हुआ? लिविंग थिंग्स। जो भी चीज़ें जिंदा है उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट्स भी हो सकता है, एनिमल जो भी है, ये सब क्या है? जीवित अवस्था में है। ये सब क्या है? जीवित है। तो इसको हम क्या करते हैं? ये इन्वायरमेंट का दो पार्ट, एक जीवित है एक अजीवित है, यानी कि एक जीवीय हुआ एक अजीवीय हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, और अजीवीय को बोलते हैं अबायोटिक। द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ये जीवित जो है उसके लिए क्या है? बायोटिक को यूज करेंगे। और जो नॉन लिविंग है, यानी कि जो निर्जीव है, जो जीवित नहीं है, उसके लिए क्या है? उसके लिए हम अबायोटिक का यूज करेंगे, जैसे लैंड हुआ और बहुत सारा चीज़ है। तो ये हुआ, आप डिफरेंस समझ गए कि किसको हम कहते हैं। तो एक हुआ आपको बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। अब हम आगे हम समझते हैं और सारा चीज़ देखते हैं। इसको क्या है? इन्वायरमेंट के क्या क्या, यानी कि घटक है, पर्यावरण के क्या क्या घटक है। पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक से हम क्या समझते हैं? पर्यावरण का कंपोनेंट जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के क्या हुए? 3 जो है कंपोनेंट हुए। एक नेचुरल। नेचुरल का अर्थ क्या हुआ? प्राकृतिक, यानी कि जो नेचर के द्वारा जो पाया जाता है उसको हम नेचुरल बोलते हैं। किसको? जो नेचर के द्वारा पाया जाता है। नेचर के द्वारा मतलब हमको प्रकृति से मिला हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या? नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, और दूसरा होता है ह्यूमन, यानी कि इंसान भी क्या है? वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। जैसे एक इंसान है, एक इंसान का परिवार होता है, उसका समुदाय होता है, उसका धर्म होता है, ये सब क्या है? ये ह्यूमन का क्या है? ये ह्यूमन इन्वायरमेंट। मैनमेड का अर्थ क्या हुआ? इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। तो इंसान बहुत सारा चीज़, जैसे रोडवेज बनाता है, सड़क बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, अपार्टमेंट, ये बहुत सारा चीज़ बनाता है। उसको आगे हमको देखना है। पहले हम समझते हैं नेचुरल के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं, पहले उसको हम समझते हैं। तो नेचुरल में क्या है? एक होता है हाइड्रोस्फीयर। 6th क्लास का आप देखिएगा, 6th क्लास की पूरी हम एनसीईआरटी कवर की है, तो उसको आप देखिएगा, ज्योग्राफी का आपको पूरा क्लियर होगा। कारण कि अब उतना डीपली हम नहीं बता सकते इसमें। अब देखते हैं कि नेचुरल में क्या है। एक है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा क्या है? लिथोस्फीयर, और क्या है? एटमॉस्फेयर। और ये तीनों जब मिलता है तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। अब हम देखते हैं क्या कि हाइड्रोस्फीयर हम कहेंगे किसे?
आखिर हम हाइड्रोस्फीयर किसको कहेंगे? तो हाइड्रोस्फीयर का अर्थ क्या हुआ कि जल क्या है, जल की मात्रा यानी कि क्या है, वाटर बॉडीज वाला जो हिस्सा है, पार्ट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? जल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जल मंडल। जल मंडल। हाइड्रो मीन्स हो गया जल और स्फीयर मीन्स मंडल होता है। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? जैसे अपना अर्थ हुआ, तो इस अर्थ पर जो है 71% तक सिर्फ वाटर बॉडीज है। इसलिए इसको जब चंद्रमा से देखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। पानी की अधिकता के कारण इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट हम बोलते हैं। तो 71% पानी है, लेकिन 71% में भी 71% तो पानी है, 71% में आपको 97% तक वाटर जो है, 71% का क्या है? 97% क्या है? ओशियन में है, यानी कि महासागरों में है। ये कहाँ है? महासागरों में। यानी कि कहने का अर्थ है 71% का 97% क्या हुआ? महासागरों में, यानी कि ओशियन में क्या है? ओशियन वाटर है जो पीने योग्य नहीं है। ओशियन वाटर में क्या होता है? वो सलाइन वाटर होता है। क्या होता है? सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर क्या होता है? यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर को क्या बोलते हैं? लवणीय जल है। इसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा, यानी कि साल्ट की मात्रा होती है ज़्यादा, इसलिए इसको हम पीने योग्य ये नहीं होता है। इसको खारा पानी भी बोलते हैं। तो इतना जो है कम, हमको पीने के लिए बहुत ही कम पानी बचता है। फिर हम देखते हैं क्या? हाइड्रोस्फीयर के जस्ट बाद क्या है? लिथोस्फीयर है। उसको देखते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर हम किसको बोलते हैं? ये आपका क्रस्ट हुआ। ये अर्थ का अपर पार्ट जो है ये क्रस्ट हुआ। उसके जस्ट नीचे क्या है? उसके जस्ट नीचे जो है ये मेंटल वाला पार्ट है। और फिर अंदर, सबसे अंदर, उसको हमने कोर बोला। यहाँ क्रस्ट है, तो क्रस्ट का अपर पार्ट कहने का अर्थ है जो ठोस पार्ट है इसका, ये सबसे पहले क्या है? लिथोस्फीयर रॉक्स प्लस मिनरल से मिलकर क्या है? ये बना हुआ है। रॉक्स भी है और प्लस मिनरल्स भी है, खनिज हैं क्या। और सॉइल जो है, सॉइल की परत जो है, इस पर सॉइल हम किसको बोलते हैं? मृदा। यानी कि जो क्रस्ट है जिस पर क्रॉपिंग हम लोग करते हैं, जिस पर जो है कल्टीवेशन होता है, जिसको हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि लिथोस्फीयर पे ही जितना प्लेटूज है, जितना ग्लेशियर है, या आपको जितनी भी नदियां है, वो सब क्या है? लिथोस्फीयर पे है। लिथोस्फीयर एक तो क्या कहते हैं? ओशियन में भी है और एक अर्थ पे तो है ही। तो पहले देखते हैं कि लिथोस्फीयर कहाँ है। ढका हुआ है किस चीज से? सॉइल से। यानी कि हर जो ऊपर वाला सॉइल है, अपर पार्ट, वो सॉइल से जो है, सॉइल से ढका हुआ है। ये सब मिल करके क्या है? लिथोस्फीयर का निर्माण किया है। तो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो समझे। और दूसरा चीज क्या? लिथोस्फीयर ये तो एक जो पार्ट है, ये उठा हुआ पार्ट, ये लैंड एरियाज वाला ये पार्ट है। और यहाँ जो वाटर बॉडीज है वहाँ भी क्या है? लिथोस्फीयर है। कहने का अर्थ क्या है कि आप देखिएगा महाद्वीप में और महासागर में, यानी कि कॉन्टिनेंट में देखिएगा तो कॉन्टिनेंटल क्या है? ये लिथोस्फीयर है। आपको आगे पढ़ना भी है इसके बारे में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ना है और ओसेनिक क्रस्ट के बारे में आपको डिटेल्स पढ़ना है। तो ये क्या है? लिथोस्फीयर जो है ये आपका स्थल वाला हो गया पार्ट। स्थल तो सब है, यहाँ भी है,
जहाँ पानी जो है इसी के ऊपर जो है फ्लोट करती है, उसी के ऊपर तैरती है। यहाँ भी क्या है, ये भी कहने का अर्थ है साधारण भाषा में अगर इसको बोलेंगे तो ये जमीन वाला जो हिस्सा बोलते हैं, लैंड एरिया है, उसके ऊपर ही तो पानी है टिका हुआ। ऊपर पहाड़ पठार जितना भी चीज़ है ये सब इसी पे है। तो ये क्या हुआ, ये महाद्वीप वाला हो गया, कॉन्टिनेंट वाला हो गया, ये कॉन्टिनेंट वाला हो गया, और ये ओशियन वाला पार्ट हो गया। तो समझ गए कि लिथोस्फीयर जो है एक तो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में भी है, और महासागर में भी क्या है। तो लिथोस्फीयर दोनों जगह पाया जाता है। तो इसको शायद हम आशा करते हैं कि समझे होइएगा। फिर अब देखते हैं लिथोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर को हम देखते हैं। तो लिथोस्फीयर का अर्थ क्या हुआ, स्थल मंडल इसको बोल देंगे हम, स्थल मंडल, इसको हम स्थल मंडल हम बोल देंगे। और ये देख ली अब एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब वायुमंडल हम देखते हैं किसको कहते हैं। हम लोग जहाँ हैं ये आपका अर्थ है, तो इसके चारों तरफ से देखिएगा ये वायु का क्या है, आवरण बना हुआ है, ठीक है। और बराबर देखिएगा हर तरफ से लगभग इक्वल फोर्स जो है अर्थ पे वायु का लगता है, एयर का लगता है, एयर प्रेशर ये यहाँ सब लगता है। तो हम ये समझे कि वायु से ये पूरा जो है घिरा हुआ है, 1600 किलोमीटर तक जो है ये लगभग ये मिलता है, वायु का ये स्फीयर जो है मिलता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये वायुमंडल पूरा हो गया। तो वायुमंडल में हम क्या है कि हमको जो है वायु चारों तरफ से घिरी हुई है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थ है तो ये क्यों बंधा हुआ है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा क्या है, ये एयर को जो है चारों तरफ से बांधी हुई है। तो इसको आप देखिए, तो ये क्या हुआ, अर्थ हुआ, और चारों तरफ से जो है एयर का प्रेशर देख रहे हैं, एयर का प्रेशर जो है ये चारों तरफ से लग रहा है, और 1600 किलोमीटर तक क्या है, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, और ये अर्थ के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या है, ये बंधी हुई है। तो इसको भी आप समझे होइएगा, ये गैसों की परत है जो चारों ओर से घेरी हुई है। तो इसको देखते हैं, यानी कि इसके कंपोनेंट है, टेम्परेचर के आधार पर इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, एक ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर होता है। उसको हम 6th क्लास में कवर किए हैं, देख लेते हैं फिर भी। ये हो गया आपका ट्रोपोस्फीयर हो गया, दूसरा आपका हो गया स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया तीसरा। फिर चौथा क्या हुआ, मेजो के जस्ट बाद आपको आता है थर्मोस्फीयर हो गया, और थर्मोस्फीयर के जस्ट बाद क्या आता है, थर्मोस्फीयर के जस्ट बाद आपको एक्सोस्फीयर आता है, इसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, इसको डिटेल्स पढ़ना नहीं यहाँ पे, इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ पर टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है उसको भी देखते हैं। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि ये जितने भी यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर जो हम देखे हैं, ये क्या है, सब क्या है, ये वायु की परत। इस जैसे जैसे हम आगे क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे, इसको हम धीरे धीरे हम देखेंगे। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिसको हम बोलते हैं, ऑक्सीजन तो है ही लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसमें क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर टेम्परेचर क्या है, अर्थ पर टेम्परेचर क्या है, मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, समझ गए। तो अर्थ पर क्या है, टेम्परेचर जो है यानी कि पृथ्वी पर ताप जो है
मेंटेन करके यानी कि सामान्य करके ये रखता है। हम आगे इसके बारे में जानेंगे भी, जिससे इसके ज़्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कहने का अर्थ क्या है कि ये सन है, सन से क्या है जो लाइट हमको मिलती है, तो लाइट मिलती है तो अर्थ पे आती है और फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है। लेकिन आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, ये सनलाइट को आने तो देती है लेकिन जाने में क्या होती है, रुकावट पैदा करती है। और इसी के ज़्यादा बढ़ने से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी पर हो रहा है। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप देखें। फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर को जान गए, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रो यानी कि जल मिल जाए, जहाँ पे क्या है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायु, जल, ये थल और वायु जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है, बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल या जीवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों से लेकर के बड़े स्तनधारी तक स्फीयर, जैवमंडल, जैवमंडल। तो फिर से देखें कि जैवमंडल किसको कहते हैं, जहाँ पे हाइड्रो मिला, लिथो मिला और एटमॉस मिला, यानी कि जहाँ पे जल मिला, जहाँ पे थल यानी कि स्थल मिला, और जहाँ पे वायु मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बायोस्फीयर का निर्माण होता है। ये आपका हाइड्रोस्फीयर हुआ, ये आपका लिथोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर। तो ये जो नैरो जोन जो बनेगा, ये उसको हम क्या बोलते हैं, नैरो जोन मतलब संकीर्ण, क्या बोलते हैं, संकीर्ण जो जोन उसको बोलिए, संकीर्ण जो जगह बोलिए, यहाँ पे जो बनता है यानी कि नैरो जोन जो संकीर्ण क्षेत्र बनता है, नैरो जोन, नैरो जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संकीर्ण क्षेत्र। यहाँ का जो संकीर्ण क्षेत्र जो बनता है, बहुत क्या मतलब देखा जाए तो ये जो छोटा सा क्षेत्र जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। यहीं पे जो है लाइफ एग्जिस्ट होती है, यहीं पे स्तनधारी जो है, जो भी सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े स्तनधारी तक इसी पे रहते हैं और इसी पे जो है सब कुछ होता है। तो इसको समझे होइएगा कि बायोस्फीयर हम किसको कहते हैं। अब ह्यूमन के बारे में हम देखते हैं कि मानव भी क्या है, मानव भी एक क्या है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, उसको हम देखते हैं। अब यहाँ हम इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए, ये हुआ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, एक नेचुरल देखे हैं, ह्यूमन देखे हैं, मैन मेड देखे हैं। तो नेचुरल में देख रहे हैं, लैंड देख रहे हैं, ये लैंड एरिया जिस पे क्या है, यहाँ घर देख रहे हैं और यहाँ पे पेड़ पौधा, ये सब अपार्टमेंट जो भी दिखाई दे रही है वो सब क्या है, लिथोस्फीयर पे ही है। यहाँ तक कि जल वाला हिस्सा से लेकर के सब तो लिथोस्फीयर पे ही है। फिर एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग जाने हैं, फिर वाटर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम लोग जाने हैं। तो कहने का अर्थ है ये नेचुरल है, ये क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। फिर बायोस्फीयर को जाने हैं, यानी कि बायोस्फीयर ये तीनों चीज जब मिल जाता है, यानी कि लिथो लैंड मिल जाता है, एयर मिल जाता है और वाटर मिल जाता है, तो क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लिविंग थिंग्स इसी पे, इसी बायोस्फीयर में रहता है। फिर हम दूसरा देख रहे हैं क्या, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में हम देख रहे हैं क्या, जैसे इंडिविजुअल, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, उसका फैमिली होता है, वो हो गया आपको, वो क्या करता है, बहुत सारे फैमिली मिल करके क्या होता है, कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। किसी तरह का फैसला हुआ, कुछ भी करना हुआ तो ये क्या होता है, ये निर्माण होता है। ठीक है, ये अपना सोसाइटी बनाता है। और फिर जो है हर व्यक्ति का, यानी कि हर फैमिली का या हर समुदाय का, आप देखते हैं अब तो समुदाय का अलग अलग अपना रिलीजन होता है, अपना धर्म होता है, उसका एक एजुकेशनल सिस्टम होता है। बहुत लोग जो है धार्मिक पाठशाला में भी बच्चों को शिक्षा दिलवाते हैं, तो वो अपना है। और फिर देखते हैं इसी में, ह्यूमन में ही, जैसे इकोनॉमिक आ गया आपका, जैसे क्या कहते हैं, जो आपका लेन देन होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम से लेकर के हर चीज़ जो है क्या होता है, आपका आर्थिक जो है गतिविधि भी ह्यूमन
में ही आता है। फिर देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनता है मैनमेड, यही ह्यूमन क्या करता है, ये मैनमेड यानी कि क्या करता है, बिल्डिंग्स बनाता है। तो किस पे बनाता है, तो लिथोस्फीयर पर बनाता है। बिल्डिंग्स हुआ, पार्क हुआ, ब्रिज हुआ, ये सब क्या है, रोड है, ये सब इंडस्ट्रीज, ये सब किस पर बनता है, तो आपको लिथोस्फीयर पे ही बनता है। तो समझ गए कि इन्वायरमेंट के 3 जो कंपोनेंट बताए हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड या मैन मेड, इसी को बोलते हैं। तो नेचुरल समझ गए और ह्यूमन और मैन मेड आप समझ गए। फिर हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हाइड्रोस्फीयर, ये पानी देख रहे हैं, ये वाटर बॉडीज हो गया। ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये लैंड देख रहे हैं, लिथोस्फीयर है। और ये जो नाइट्रोजन जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इसी में लाइफ जो है एग्जिस्ट होता है। तो इसको आप समझे होइएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इकोसिस्टम हम किसको बोलते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। कहने का अर्थ क्या है कि समस्त जीवधारी जो है आपस में एक दूसरे के साथ भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर जो क्रिया करते हैं। कहने यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है कि समस्त जीवधारी क्या है, एक दूसरे के साथ केमिकल और फिजिकल, भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, और वहाँ निवास करते हैं। जिसमें वो निवास करते हैं वहीं तो ये सब करते हैं, ठीक है। जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ पे समस्त जीवधारी क्या करते हैं, अपना अंतर संबंध जो है स्थापित करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका 7th क्लास का 1 चैप्टर है। तो इकोसिस्टम के बारे में आप समझ गए होइएगा। अगर और आप जानते किसी तरह का भी आपको क्यूरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।